हेलो एवरीवन, माइसेल्फ अनिकेत जाधव। वेलकम टू यथार्थ टॉक्स। मैं लेकर आया हूँ एक नया पॉडकास्ट एक नए गेस्ट के साथ। मुझे आई एम ऑनर टू इंट्रोड्यूस हिम। ही इज़ अ वेल नोन डॉक्टर विराज भंडारी। वेलकम सर। आपको कैसा लग रहा है हमारे पॉडकास्ट में आके? बहुत बढ़िया सर। डॉक्टर विराज भंडारी सर ने 30 कोर्सेज अलग अलग देशों में किए हैं और मुझे बहुत बताने में बहुत आनंद हो रहा है। उन्होंने 20 से 25 हज़ार रुग्णों को विदाउट ऑपरेशन ठीक किया है, और वो भी मतलब कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स सिचुएशन से गुजर रहे थे। डॉक्टर विराज भंडारी सर, आपकी जर्नी के बारे में थोड़ा शॉर्ट में हमें बताइए। आपने डॉक्टर की है, और डॉक्टर की मतलब वो स्पाइन में ही क्यों की, वो थोड़ा सा बताइए हमें। मेरी जो जर्नी है, मेरा बीएमएस पहले हुआ। हम्म। उसके पहले का मेरा एजुकेशन नूतन मराठी विद्यालय अप्पा बड़वन चौक वहाँ पे हो गया। उसके बाद मेरे मम्मी को दमा का तकलीफ था, तो बहुत बार मैं केळवड़े नाम का एक स्मॉल विलेज है शिंदेवाड़ी के आगे, तो मम्मी को हमेशा हम लोग 2-3 महीने के बाद लेके जाते थे। और वो आयुर्वेदिक दवाई देते थे। एक वैद्य थे गरुड़ मामा बोल के। तो हमेशा एक मन में था कि आगे जाके कुछ ऐसा करना है कि लोगों का जिसमें भलाई हो। और एक अलग पैशन था कि कुछ तो भी अलग करना है, क्योंकि मेरा फैमिली बैकग्राउंड बिजनेस था। मेरे पापा का फैक्ट्री था, तो श्रीकांत स्पाइसेस बोल के। तो बेसिकली फैक्ट्री में मैंने सब कुछ देखा था। उसके बाद भी मेरे मन में एक जिगर था, एक इच्छा थी कि लोगों का कुछ तो भी अपने को अच्छा करना है। ओके। उस हिसाब से मैंने बीएमएस किया। बीएमएस करने के बाद बीएमएस करते करते अनेक वैद्यों के पास मैं नाड़ी सीखने के लिए जाता था। फिर अलग अलग पंचकर्म सीखने के लिए जाता था। रसशास्त्र की अलग अलग मेडिसिन कैसे बनाते, वनस्पति कैसे ढूंढते हैं, वनस्पति का रस वीर्य विपाक, वो सब मेडिसिन लाके घर पे बनाना, ये सब मेरे घर पे चलता था एट द टाइम ऑफ मेरा लास्ट ईयर का बीएमएस तक। ओके। तो फिर मैंने उसके बाद पूरा हर एक बीमारी का नॉलेज लिया, फ्रॉम बॉटम से लेके पूरा एंड तक, क्योंकि मेरे सब फ्रेंड थे वो पीएचडी और एमडी के थे। मैं फर्स्ट ईयर ओके। और ओके। मेरे फ्रेंड एमडी। ओके। तो और मैं हर एक सेमिनार करता था, तो मेरे को उसका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस आ गया। और मेरे को एक बहुत अच्छा लगा कि अपने को आगे जाके इसमें काम करना है, करियर करना है आपको। करियर करना है। तो वैसे वैसे मैं आगे जाते जाते मेरे को, मैं केरला गया। केरला में हार्ड वैद्यों के पास मर्म चिकित्सा और बोन सेटिंग सीखा। ओके। तो उधर सीखने के बाद मेरे मन में स्पाइन के लिए जिज्ञासा चालू हो गई, और हम क्या कर सकते हैं स्पाइन में। उस हिसाब से मैं उधर से आने के बाद पहला कोर्स मेरा चाइना में हो गया, शंघाई में। ओके। उधर मैं 15 दिन रहा, और उधर बोन सेटिंग मैंने क्रायोप्रैक्टर का कोर्स किया। उसके बाद मैं दिल्ली में कम से कम मेरे 30 से 40 कोर्सेज दिल्ली में हो गए। ओके। उसके बाद पोर्तुगीज इटली के कुछ कोर्सेज हो गए। यूरोप में कुछ कोर्सेज हो गए, जैसे कि फेशियल मैनिपुलेशन, विसरल मैनिपुलेशन, न्यूरोमेनिंजियल मैनिपुलेशन। ये सब कोर्सेस मैं करते करते गया, और सब पेशेंट के ऊपर वो इतना अच्छा लगा कि पेशेंट अच्छे हो रहे। ओके। उसके वजह से और मेरे को किक मिलती थी, और मैं ओके। आगे सीखता था। और डेप्थ तो जल्दी से जल्दी कोई भी पेशेंट ठीक हो जाए, ये हाँ मन जी। में भाव थे। और इसलिए अलग अलग स्पाइन के कोर्सेज करते करते हम लोग आगे जर्नी चालू है। ओके। ओके, तो आगे जाके आप स्पाइन स्पेशलिस्ट हो गए। एंड हाउ मेनी इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस यू हैव? आई हैव लास्ट 19 years एक्सपीरियंस। मतलब आप 19 ईयर से प्रैक्टिस कर रहे हैं? प्रैक्टिस कर रहा हूँ मैं, यस। ओके। आयुर्वेद और एलोपैथी में ऐसा क्या फ़र्क होता है, और लोग एलोपैथी को ही क्यों चुनते हैं, क्या क्यों? होता है, एक तो पहली बात है, आयुर्वेदिक डॉक्टर ही कम है ओके। या। फर्स्ट। क्योंकि जो भी बीएमएस करता है ना, 100 बच्चे आयुर्वेदिक करने को आते हैं सीखने के लिए, तो उसमें से 98% बच्चे एलोपैथी ही प्रैक्टिस कर रहे हैं। क्योंकि लोगों को एलोपैथी चाहिए, क्विक रिजल्ट है, ऐसा लोगों की दिमाग में बैठा है हुआ है। आयुर्वेद से भी क्विक रिजल्ट आते हैं, लेकिन क्या होता है, आयुर्वेद जितना प्रमोट करना चाहिए उतना प्रमोट गवर्नमेंट भी नहीं कर रहा है, और उतना प्रमोशन खेड़े गांव में छोटे छोटे विलेज में नहीं है, एबिलिटी नहीं है। हाँ, अच्छा। ओके। इसलिए आप केरला में जाओगे तो हर एक गली में आपको आयुर्वेदिक आयुर्वेदिक मिलेगा, दिखा में एलोपैथी आपको मिलेगा ही नहीं। नहीं मिलेगा सही। क्योंकि मैं केरला 3-3.5 महीना था, मैंने वहाँ पे बहुत कम एलोपैथी क्लिनिक्स देखे।
ओके आज महाराष्ट्र में क्या तकलीफ है, तो महाराष्ट्र में एक तो डॉक्टर ही है नहीं, दूसरी बात है दवाई मिलने के लिए कोशिश आती है, एखादे वैद्य को अच्छा प्रैक्टिस करना है लेकिन दवाई की अवेलेबिलिटी कम है। ओके और दूसरी बात फार्मेसी उतने कम है, तो इसलिए आयुर्वेदिया का प्रमोशन उतना नहीं हो रहा है। ओके। आपकी एक स्पाइन स्पेशलिस्ट है, ये स्पाइन स्पेशलिस्ट क्या होता है और ये कौन से बॉडी से ऐसे कनेक्टेड होते हैं क्या? थोड़ा सा उसके बारे में बताओ। स्पाइन का मतलब है रीढ़ की हड्डी। ओके स्पाइन जो है हमारे गर्दन से लेके पैरों तक जो जो वर्टेब्रल सेगमेंट है, टोटल 33 वर्टेब्रा है। ओके सर्वाइकल स्पाइन में 7 वर्टेब्रा रहते हैं, दोनों वर्टेब्रे के बीच में एक पानी की गादी रहती है, ओके और वो जो पानी की गादी रहती है उसको बोलते हैं न्यूक्लियस पल्पस, ओके और उसके बाजू में रहता है एन्युलस फाइबर। तो जो वर्टेब्रल सेगमेंट है, वो वर्टेब्रल सेगमेंट जो है वो टोटल सर्वाइकल में 7, थोरेसिक में 12 वर्टेब्रल सेगमेंट, लंबर 5, कॉकिक्स और टेलबोन जिसको हम बोलते हैं मंकी बोन, वो पूरे मिला के 33 वर्टेब्रल सेगमेंट है। और ओके उसका महत्व ये है कि उसके अंदर से स्पाइनल कॉर्ड जाती है। ओके। ये वर्टेब्रल्स क्या होता है? वर्टेब्रा मतलब रीढ़ की हड्डी, ओके और रीढ़ की हड्डी के बीच में से नर्व जाती है, और नर्व्स। जो नर्व्स हाँ हाँ का हर एक नर्व का अलग अलग मांस धातु को अलग अलग ऑर्गन के लिए, अलग हाँ अलग भागों के लिए सप्लाई होता है। उसके वजह से उसका पोषण होता है, ओके न्यूट्रिशन उसमें रहते हैं। मसल वास्टिंग उसके वजह से नहीं होता है, अच्छे मसल बनते हैं, ऑर्गन अच्छे मूवमेंट करते हैं, रक्त का अभिसरण अच्छा होता है बिकॉज ऑफ नर्व। ओके हमारी जो नर्व्स है उसका काम ये है कि पूरे शरीर का पोषण करना। ओके। सो ये किसी बॉडी पार्ट से कनेक्टेड है स्पाइन? पूरा पूरे शरीर का पूरा, सर से लेके पैरों तक, डिस्कनेक्टेड। इट इज ऑल कनेक्टेड। इस डिस्कनेक्ट हो गया तो लकवा मार जाता है शरीर में। ओके ओके ओके। और मुझे स्पाइन स्पेशलिस्ट को दिखाना है तो मतलब ऐसा कौन सा स्टेज है मतलब दिखाना चाहिए? एक ध्यान में रखो, जब भी आपको पीठ दर्द हो रही है ओके और मुंह लगाने के बाद या कोई एंटी इन्फ्लामेटरी स्प्रे लगाने के बाद कम हो रहा है तो वो ठीक है। ओके लेकिन जब भी हर रोज सुबह उठने के बाद स्पाइन में जकड़न रहती है, कमर में जकड़न रहती है, और उसके बाद झिंझिनाहट आती है, उसके बाद थोड़ा चलने के बाद बैठना पड़ता है, दर्द होता है, ऐसे महसूस हो रहा है, तो वहाँ पे आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। ओके जब तक वो दर्द 4 हफ्ते से ज़्यादा चल रहा है तो आपको 100% डॉक्टर को दिखाना चाहिए, स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए। अदरवाइज वो फिर पूरा पैर आपका काम करना बंद हो जाएगा, या पैर में से चप्पल फिसल जाती है, बहुत बार यूरिन का कंट्रोल जाता है, मोशन का कंट्रोल जाता है, तभी पेशेंट फिर दवाखाने में जाता है। तब वो केस पूरी तरह से ना ऑपरेशन करके ठीक होती है, और ना पेशेंट को लास्ट डे तक वैसे रहना पड़ता है। ओके ओके। मैंने आपके सुना है आपके बारे में कि आप मतलब ज़्यादातर तो मतलब सर्जरी विदाउट सर्जरी आप पेशेंट को Yes. मतलब क्योर करते हो। बराबर, तो बिना operation। मुझे एक बात बताओ कि मतलब एक पेशेंट है वो मतलब वर्स्ट स्टेज में मतलब लास्ट स्टेज में, तो उसको रिकवर होने के लिए कितना टाइम लगता है? एक ध्यान में रखना, इसलिए हमको थोड़ा सा पार्श्वभूमि, हर एक स्पाइन है क्या, स्पाइन में कौन से बीमारियां होते हैं वो ध्यान में रखना चाहिए, और वो ध्यान में लेके इसके आगे हम बात करेंगे। क्योंकि क्या होता है, स्पाइन में कोई भी रीढ़ की हड्डी की तकलीफ होती है उसमें बेसिकली एक, हम लोग देखते हैं कि लोग सुनते हैं कि मेरे को साइटिका हुआ है, हाँ हाँ स्लिप डिस्क हुआ है, हाँ। डिस्क हर्निएशन हुआ है, डिस्क प्रोट्रूजन हुआ है, एमआरआई में लिख के आता है। ओके तो उस जिन पेशेंट में 10 या 15 फीट चलने के बाद पैरों में झंझनाहट आती है, पैरों में दर्द होता है, वहाँ पे बेसिकली डिस्क बाहर आती है, और डिस्क बाहर आने के वजह से, स्लिप डिस्क होने के वजह से ग्रेड 1 जो स्टेज है उसमें बेसिकली क्या होता है, बहुत बार पेशेंट को सीवियर पेन रहता है। ग्रेड 1 में भी? ग्रेड 1 में ओके सीवियर पेन इतना रहता है कि वो न्यूक्लियस पल्पस फट जाता है, एनुलस फाइबर से बाहर आता है, और वो आने के बाद सीवियर पेन रहता है, ना पेशेंट बैठ पाता है, ना उठ पाता है, ना बाथरूम को जा पाता है। सीवियर पेन बिकॉज ऑफ पूरा मसल जो है वो स्पाजम में चला जाता है। ओके पैरामस्कुलर मसल जो है पूरे स्पाइन के स्पाजम में चले जाते हैं। सेकंड ग्रेड में जो है पेशेंट को कभी सुबह उठने के बाद कमर अकड़ जाती है पूरी, 10 मिनट से लेके 1 घंटे तक। ओके। 1 उठा नहीं घंटे के जाता? बाद पूरा ठीक होता है। ओके फिर दूसरे दिन वापस सुबह उठने के बाद उधर अकड़न आती है। ओके
थर्ड स्टेज में बहुत बार पेशेंट को झिंझनाहट आती है, टिंगलिंग सेंसेशन बोलते हैं उसको। तो वो टिंगलिंग सेंसेशन जो है वो पेशेंट को बहुत बार क्या होता है, कभी कभी कुछ पेशेंट में सिर्फ मांडी के भाग में, थाइज के भाग में टिंगलिंग सेंसेशन होता है। किसी पेशेंट में कमर के पीछे के बाजू में टिंगलिंग सेंसेशन रहता है, हैमस्ट्रिंग मसल में। किसी पेशेंट में गैस्ट्रोनिमियस मसल, पिंडी का जो है, पिंडी को द्वेष्टन, वहाँ पे टिंगलिंग सेंसेशन रहता है। तो L4 L5 में गादी बाहर आई तो L4 L5 में गैस्ट्रोनिमियस मसल में टिंगलिंग सेंसेशन रहता है। तो उसके बाद ग्रेड 4 में पेशेंट को नमनेस रहता है। उसके बाद ग्रेड 6 में पूरा पैर में का ताकत चली जाती है, पैर छोटे छोटे हो जाते हैं। उसके बाद पेशेंट घर पे ही बैठ रहा है, किसी डॉक्टर के पास जाता नहीं है, क्योंकि सिम्टम नहीं रहते वहाँ पे, ना पेन रहता है ना टिंगलिंग रहता है, ओनली नमनेस। पेशेंट को लगता है मेरे को कुछ हुआ नहीं है, लेकिन कुछ दिन अंग पे निकालने के बाद या थोड़ा सा गलत पोस्चर में कुछ उठाने के बाद झटका बैठता है स्पाइन को, और उसके वजह से गादी और फिसल जाती है, और उसके बाद पैर में से चप्पल निकल जाती है, उसको फुट ड्रॉप बोलते हैं। पैर में चप्पल नहीं पहन सकता है पेशेंट। तो हम लोग जो है ग्रेड 4 तक बहुत अच्छे रिजल्ट विदाउट ऑपरेशन देते हैं लोगों को, और 7 महीने में पहले दिन से ही कम से कम 7 से 12 महीने तक ट्रीटमेंट चलता है। महीने में एक ही बार पेशेंट को आना पड़ता है क्लिनिक में, और उसमें 3 घंटे का ट्रीटमेंट चलता है। 3 घंटे में हम लोग 15 से 16 ट्रीटमेंट पेशेंट को देते हैं, और उसमें फर्स्ट डे मिनिमम कुछ पेशेंट को 30 से 90% रिलीफ फर्स्ट डे मिलता है इन सिम्टम्स। और गादी अंदर जाने के लिए 7 से 8 महीना लगता है, पूरा गादी वापस अंदर जाता है कुछ लोगों का गादी सूख जाता है, लेकिन सिम्टम जो है टिंगलिंग सेंसेशन, नमनेस, पेन, कुछ पेशेंट टेढ़े हो जाते हैं, कुछ पेशेंट का कमर में बाक आ जाता है, कुछ पेशेंट का पेल्विस जो है, हिप बोन जो रहता है वो आगे फिसल जाता है, पीछे फिसल जाता है, वो पूरा जगह पे आता है। और जैसे जैसे ट्रीटमेंट लेता है वैसे वैसे वो ठीक होते जाता है। डे 1 से मतलब रिकवरी हो जाती है उनकी। सो आपने बताया ग्रेड 4 से ग्रेड 4 तक आप मतलब विदाउट सर्जरी करते मतलब प्रीफर करते हो। ग्रेड 5 और 6 के लिए मतलब ये बताओ कि मतलब इसके लिए टाइम कितना लगता है पेशेंट के लिए, और कितना दर्द में होता है वो? ग्रेड 5-6 में तो दर्द रहता नहीं है पेशेंट को, टिंगलिंग के आगे नमनेस रहता है और मसल वास्टिंग होते हैं और फुट ड्रॉप होता है। तो उस पेशेंट में एंट्रोलिस्थेसिस मतलब फैसेट जो है, दो वर्टेब्रल सेगमेंट जो है, जो रीढ़ की हड्डी है, वो फिसल के आगे चली गई, और आगे चलने के वजह से उधर का फैसेट टूट गया, और उस फैसेट ब्रेक हो गया, अनस्टेबल सेगमेंट है, और उसके वजह से पेशेंट को बर्निंग फुट है। बर्निंग फुट मतलब क्या, जलन हो रही है फीट में, तल पैर में जलन हो रही है, तो उसमें आपको सर्जरी करना पड़ता है। ओके। और ये सर्जरी कितना हानिकारक हो सकती है, या फिर मतलब इसका रिकवरी रेट कितना होता है? सर्जरी जो है वो पेशेंट टू पेशेंट रेट अलग है, उसके सक्सेस रेट। लेकिन जहाँ पे डिस्क हर्निएट हो गई है, डिसेक्टोमी हो गई है, वहाँ पे सर्जरी के रीऑकरेंस के रेट कम से कम 70 to 80% रीऑकरेंस होता है। लेकिन जहाँ पे एंट्रोलिस्थेसिस है, जहाँ पे रीढ़ की हड्डी फिसल के आगे चली गई है, तो वहाँ पे आपको फिक्सेशन स्क्रू ही लगाने पड़ते हैं। और जहाँ पे डिस्क बाहर आई है पीछे की तरफ से, वहाँ पे बहुत बार ऑपरेशन सजेस्ट करते हैं और एलोपैथिक डॉक्टर, ऑर्थोपेडिक डॉक्टर्स, बट मेरा कहना है कि वहाँ पे सर्जरी मत करो। वहाँ पे आप पहले डिस्क का अंतर बढ़ाइए, मसल ये कैसे बढ़ेगा? मैनुअल थेरेपी हम लोग जो करते हैं अभी, एडवांस मैनुअल थेरेपी हमारे क्लिनिक में हम लोग करते हैं, उसके वजह से दोनों डिस्क में का अंतर बढ़ता है, पैरामस्कुलर स्पाज्म चला जाता है, टिंगलिंग चला जाता है, नमनेस पूरा चला जाता है। और इसके लिए कितना टाइम लगता है? 7 से 12 मंथ तक, 12 मंथ तक वो ट्रीटमेंट चलता है, लेकिन महीने में एक ही बार आना है 3 घंटे के लिए। और फर्स्ट डे से पेशेंट को रिजल्ट मिलता है। ओके। और ये स्पाइन स्पेशलिस्ट से बैक पेन से मतलब राहत मिल जाती है? बहुत अच्छी राहत मिलती है, बहुत अच्छी। पेशेंट पहले दिन ही हंसते हंसते घर पे चला जाता है। अच्छी बात रोते रोते आते हैं पेशेंट, कुछ लोग काठी लेके आते हैं। आज ही एक केस था, बॉम्बे से एक लड़की आई थी, मोर देन 5 years वो काठी लेके चलती थी। एज क्या थी उनकी? 37 ओनली। मतलब यंग। 37 एज थी, काठी लेके चलती थी 5 साल से, और
2 बच्चे थे, नॉर्मल डिलीवरी थी, लेकिन आफ्टर इम्बैलेंस था चलने में, हाँ हाँ दोनों थाइस का भाग एक दूसरे को पूरे चिपक गए थे, पेल्विस पोस्टीरियरली टिल्ट हो गया था, L4, L5, L5S1 डिस्क हर्निएट हो गया था। ओके और उसके उनके रिश्तेदार ने मेरे पास ट्रीटमेंट लिया था, सासू माँ ने, उनके कज़न सासू माँ ने, तो वो लेके आ गए मेरे पास और उन्होंने मेरे को दिखाया। दिखाने के बाद वो पहले से ही मेरे पास आने के पहले ही बॉम्बे में बड़े बड़े हॉस्पिटल में उन्होंने ट्रीटमेंट लिया था। उनको सर्जरी सजेस्ट किया था, लेकिन एज कम था और घर वाले बोल रहे थे कि सर्जरी नहीं करना है। तो उनको चलना भी मुश्किल हो गया था, पूरा डिजीनेस था, चलने के बाद चक्कर आता था, खुद चल नहीं पाते थे, 5 साल से खुद चले नहीं। घर का एक आदमी हमेशा साथ में रहता था, गिर जाते थे रास्ते पे। तो फर्स्ट ट्रीटमेंट हमने दिया उनको, आज उनका एक काठी छोड़ दिया उन्होंने ओके। कितना टाइम लगा उसके लिए? 3 घंटे में। 3 घंटे में? अरे बाप रे, बाप रे, बाप रे। बहुत अच्छा है। ओके, ये स्पाइन स्पेशलिस्ट नेक एंड बैक पेन दोनों हैंडल कर सकते हैं क्या? यस यस सर, यस सर। ये मेरा स्पेशलाइजेशन है, जो रीढ़ की हड्डी जो है, ओके। वो जो रीढ़ की हड्डी में से जो गादी रहती है, स्लिप डिस्क जो रहती है, वो बाहर आई है पीछे की तरफ से, और उसके वजह से स्लिप डिस्क है, साइटिका है, डिस्क हर्निएशन है, नेक सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है, लंबर स्पॉन्डिलोसिस है, उनमें काफ़ी राहत मिलती है। फर्स्ट डे पेशेंट रिकवरी रेट में चला जाता है। ओके, और ये सब आपने जो बोला उसका क्या क्या होता है वो? बेसिकली हमारे यहाँ पे हम लोग मैनुअल थेरेपी करते हैं। मैनुअल थेरेपी में 13 से 17 प्रकार के ट्रीटमेंट अलग अलग करते हैं पेशेंट। डिपेंड्स ऑन द पेशेंट। डिपेंड द पेशेंट, कस्टमाइज ट्रीटमेंट रहता है हर एक का। ओके। तो हर एक पेशेंट आने के बाद उसका हम लोग पहले नाड़ी परीक्षा करते हैं। नाड़ी परीक्षा क्या होती है? नाड़ी परीक्षा मतलब पल्स एग्जामिनेशन। ओके। पल्स एग्जामिनेशन, पल्स एग्जामिनेशन में हम पेशेंट की पल्स देखते हैं कि वात पित्त कफ उसका बैलेंस कितना है, शरीर में इम्बैलेंस कितना है। ओके। उसके बाद उसके सब दोष देखते हैं, प्राण, उदान, समान, अपान, व्यान, ये सब दोष है। ओके। उसका सब दोषों का हर एक का कार्य है। ओके। वो प्राण शक्ति कितनी है, उदान शक्ति कितनी है, वो सब कुछ देखने के बाद उसके धातु देखते हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, वो कैसा है शरीर में। ओके। उसके बाद उसके दोष स्वस्थ स्थान में है या किधर उधर गए हैं, वो सब कुछ देखते हैं नाड़ी में से। और उसके बाद पेशेंट को हम बैठाते हैं, उसकी क्लिनिकल असेसमेंट करते हैं। क्लिनिकल असेसमेंट में हर एक पेशेंट का पहले सर के ऊपर हाथ रखते हैं और चेक करते हैं कि ये प्रॉब्लम उसको क्रेनियोसैक्रल मतलब ब्रेन में से प्रॉब्लम हुआ है, क्या विसरल ऑर्गन में से प्रॉब्लम हुआ है। विसरल ऑर्गन मतलब क्या, तो ऑर्गन इम्बैलेंस हो जाते हैं। बहुत बार कुछ पेशेंट का किडनी इम्बैलेंस रहती है, लीवर के लिगामेंट इम्बैलेंस होते हैं, कुछ पेशेंट का डिओडिनम इम्बैलेंस होता है, कुछ पेशेंट का सीकम इम्बैलेंस होता है, कुछ पेशेंट के स्मॉल इंटेस्टाइन, कुछ पेशेंट के लार्ज इंटेस्टाइन। वो सब इम्बैलेंस होने के वजह से उधर के लिगामेंट जो है वो टाइट हो जाते हैं, और वो टाइट होने के वजह से पीठ की हड्डी के ऊपर पूरा प्रेशर आता है, जकड़न महसूस होती है। पेशेंट को किसी ने तो भी बांध के रखा है ऐसे लगता है। जब चलता है तो उसको लगता है किसी ने तो भी बांध के रखा है, किसी ने पकड़ रखा है। तो विसरल मैनिपुलेशन में हम लोग ऑर्गन बैलेंस करते हैं, लिगामेंट को छुड़ाते हैं। उसके बाद न्यूरोमेनिंजियल मैनिपुलेशन नाम का एक ट्रीटमेंट है, उसमें हम लोग नर्व का मैनिपुलेट करते हैं। आज इंडिया में बहुत कम लोग ये करते हैं। ये सब इंटीग्रेटेड करने वाला मैं पहला ही भारतीय हूँ कि जो 18 से 20 थेरेपी एकत्र करने वाला मैं अकेला हूँ। ओके, दैट्स गुड। ओके। उसके बाद हम लोग क्रायोप्रैक्टर करते हैं। क्रायोप्रैक्टर में अलग अलग बोन की हड्डी जो है, जो फिसल गई आगे पीछे, राइट साइड लेफ्ट साइड, उसको रीअलाइन करते हैं। ओके ओके, क्रायोप्रैक्टर। उसके बाद इस्थम नाम का ट्रीटमेंट है, इंस्ट्रूमेंटेड असिस्टेड सॉफ्ट टिश्यू मैनिपुलेशन, वो करते हैं। ऐसे अलग अलग थेरेपी जो है, वो मैनुअल थेरेपी 3 घंटा चलती है, महीने में एक बार आना रहता है। और वो हम लोग हर महीने में एक बार पेशेंट को बुलाते हैं। मेरे पास आज हर एक महाराष्ट्र में जितने भी जिले हैं, वो हर एक जिले का पेशेंट है। मतलब कौन सा ऐसा जिला नहीं है, 20,000 लोग आके चले गए, हर एक जिले में से, हर एक गांव में से एक पेशेंट मेरे पास आ रहा है, ठीक होते जा रहा है, और भगवान की कृपा है, चल रहा है। ओके ओके। स्पाइन समस्या के लिए रोकने के लिए ऐसा कौन से लाइफस्टाइल में बदलाव करना चाहिए? बेसिकली क्या होता है, बहुत बार लोगों को एक देखो, फार्मर फैमिली है, कुछ फार्मर फैमिलीज है, कुछ इंडस्ट्रियल फैमिलीज है, तो हर एक का बिहेवियर अलग है, काम करने का तरीका अलग है।
सुबह से लेकर रात तक का उठना बैठना सोना वो करते समय गलती से जोर से झटका बढ़ गया, आप पेशेंट राइट साइड रोटेट हुआ है, नीचे जा रहा है, कुछ उठा रहा है और उठाते समय झटका बढ़ गया है पीठ की हड्डी में या रीढ़ की हड्डी में, तो उस जगह से जोर से झटका बैठने की वजह से गादी बाहर फिसल जाती है। ओके तो इसलिए हमेशा उठते बैठते समय ध्यान रखना है। पहली बात, 2 ही मूवमेंट एक साथ करो, 3-4 मूवमेंट एक साथ नहीं करना है। उसकी वजह से गादी के प्रॉब्लम, आज लाइफस्टाइल डिसऑर्डर जो बन रहे हैं, आज वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, देखो आप सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, कोई भी आदमी बैठता है तो ज्यादा देर बैठता है और कुछ लोग खड़े तो खड़े ही रहते हैं दिन भर। तो इसका भी मतलब कुछ होता है कि ज्यादातर Yes. ज्यादा एक देर जगह आप बैठ बैठने गए तो रीढ़ की हड्डी का अंतर कम होते 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 डिजेनरेटिव चेंजेस हो जाते हैं। ओके ज्यादा देर खड़े हो रहे हो तो प्रेशर मसल के ऊपर पूरा तान आता है दिन भर, हाँ, तो हाँ। मसल शॉर्ट हो जाते हैं, फाइब्रोसिस होता है, कैलोजन फाइबर वहाँ पे गुठलियां बनती है। ओके ओके क्या एक स्पाइन स्पेशलिस्ट हर्निएटेड डिस्क को इलाज कर सकते हैं क्या? यस यस ये हर्निएटेड डिस्क क्या होता है? हर्निएटेड डिस्क का मतलब क्या है, मैंने आपको बोल दिया, 2 रीढ़ की हड्डी जो रहती है, हम्म। 2 रीढ़ की हड्डी के बीच में पानी रहता है। अच्छा वो पानी जो है के अंदर पानी के बीच में एक जेली लाइक स्ट्रक्चर रहता है। हाँ, हाँ। और वो जेली लाइक स्ट्रक्चर जो है वो बाहर आता है राइट साइड से या लेफ्ट साइड से। कभी कभी वो आगे से आता है, मैक्सिमम पेशेंट में पीछे से आता है। पीछे से आने के बाद राइट साइड से बाहर आ गया तो राइट साइड से हर्निएटेड डिस्क होता है, लेफ्ट साइड से आ गई तो लेफ्ट साइड से। ओके राइट साइड से बाहर आ गई तो पेशेंट का राइट लेग दर्द करेगा, ओके लेफ्ट साइड से बाहर आ गई तो पेशेंट का लेफ्ट लेग दर्द करेगा, सर्वाइकल से बाहर आ गई तो राइट हैंड दर्द करेगा, लेफ्ट बाजू से बाहर आई सर्वाइकल से तो लेफ्ट हैंड दर्द करेगा या मूंगी आएगी। उसमें ग्रेडेशन है अलग अलग। हाँ 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 पहले ग्रेड में आपको बोला मैंने बहुत दर्द रहता है, सेकंड स्टेज में टिंगलिंग, सुबह उठने के बाद स्टिफनेस रहता है, थर्ड स्टेज में टिंगलिंग रहता है, फोर्थ स्टेज में नमनेस रहता है। वो सब हर्निएटेड डिस्क जो है वो दोनों डिस्क में का अंतर हम लोग बढ़ाते हैं। आज एलोपैथी साइंस या ऑर्थोपेडिक डॉक्टर क्या करते हैं, वो डिस्क कट करते हैं, लेकिन डिस्क कट करने से वो रूट कॉज नहीं ठीक होता है। हाँ रूट कॉज ठीक होने के लिए वो 2 डिस्क में का अंतर बढ़ाना पड़ता है। ओके कभी कभी राइट साइड वर्टेब्रल सेगमेंट शिफ्ट हुआ है, कॉनकेव कर्व आया है, उसको हम लोग सीधा करते, रूट कॉज ठीक हो जाएगा तो हर्निएटेड डिस्क भी ठीक हो जाएगा। पॉइंट है ओके। ये स्पाइनल टिनोसिस क्या होता है, इसका कोई इलाज होता है क्या? स्पाइनल स्टीनोसिस मतलब जो हर्निएटेड डिस्क जो है वो और बाहर आती है और वो नर्व को डैमेज करती है, नर्व को दबा देती है, उसको बोलते हैं स्टीनोसिस। और इसमें क्या होता है, बहुत बार पेशेंट को फिर टिंगलिंग आता है, पैर में झिंझनाहट होती है, पैर में नमनेस होता है, चलते चलते समय 10 मिनट चल गए 5 मिनट चल गए तो बैठना पड़ता है। ओके और वो स्टीनोसिस भी विदाउट ऑपरेशन ठीक होता है। ओके ओके कैन अ स्पाइन स्पेशलिस्ट हेल्प्स विद ऑस्टियोपोरोसिस? यस यस ये होता क्या है ऑस्टियोपोरोसिस? ऑस्टियोपोरोसिस मतलब डिजेनरेटिव्ह चेंजेस, झिजणे, मराठीमध्ये झिजणे म्हणतात। ओके शिर्यते तथा शरीरम, जो झिजता है मतलब क्या होता है, बहुत बार जो लोग कबाड़ कष्ट ज्यादा करते हैं, मेहनत ज्यादा शेतकरी करते हैं। मेहनत ज्यादा करते हैं, या बहुत बार उठाने का काम करते हैं, कुछ रखने का काम करते हैं, इंडस्ट्रियल या कुछ सब्जी बेचने का काम करते हैं, तो एक बहुत बार एक जगह पे बहुत देर तक बैठने से रीढ़ की हड्डी फिसल जाती है, रीढ़ की हड्डी एक दूसरे को लग जाती है, कभी कभी टेढ़ा हो जाता है स्पाइन, बहुत बार वजन बहुत उठाने की वजह से, हेवी वेट लिफ्टिंग है और हेवी कुछ उठाने की वजह से, तो उसके वजह से 2 बोन में का अंतर कम होता है, स्कैमर्स नोट्स आते हैं और उसके वजह से डिजेनरेटिव चेंजेस हो जाते हैं। ओके स्कैमर नोट्स क्या होता है? स्कैमर्स नोट मतलब बोन की हड्डी जो है वो एक दूसरे को लगने से वजह से उधर टुकड़ा पड़ जाता है ना। ओके 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 स्लिप डिस्क के उपचार के लिए कौन से ऑप्शंस है जी, और स्लिप डिस्क होता क्या है? स्लिप डिस्क जो है वो बेसिकली क्योर करने के लिए मैनुअल थेरेपी बहुत आरामदायी और बहुत अच्छी ट्रीटमेंट है। ओके इसके लिए मतलब सर्जरी नहीं बोलते? विदाउट सर्जरी ये कर सकते, लोगों को अभी पता नहीं है। ओके लेकिन अभी जैसे लोगों को पता है तो लोग अभी अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट के पास, अच्छे ऑस्टियोपैथ के पास, अच्छे क्रायोप्रैक्टर के पास जा रहे हैं स्लिप डिस्क के लिए, और क्रायोप्रैक्टर ट्रीटमेंट से ही स्लिप डिस्क पूरी अच्छी ठीक हो जाती है। ओके स्लिप डिस्क होता क्या है? स्लिप डिस्क 2 वर्टेब्रल सेगमेंट्स में से गादी फिसल जाती है, उसको स्लिप डिस्क बोलते हैं। ओके 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 क्या स्पाइन स्पेशलिस्ट फ्रैक्चर्स को भी ठीक कर सकते हैं? यस, काफ़ी राहत तक अच्छा होता है और उसमें आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट, हाँ हाँ फिजियोथेरेपी, क्रायोप्रैक्टर
और फेशियल मैनिपुलेशन, ये 4-5 जो ट्रीटमेंट है वो फ्रैक्चर के, बहुत बार क्या होता है फ्रैक्चर होता है लेकिन फ्रैक्चर से वजह से उनको डर नहीं रहता है, वहाँ के आजू बाजू के जो मसल्स है वो मसल्स बहुत बार कड़क हो जाते हैं। ओके। और जो मन का फिसल गया, टूट गया, फ्रैक्चर हो गया, उसमें खड्डा गिर जाता है और खड्डा गिरने के वजह से बहुत बार पेशेंट को क्या होता है, दर्द चालू होता है, पेशेंट ठीक से बैठ नहीं पाता है, वो मसल ज्यादा स्ट्रेच हो जाता है। उसको हम लोग मैनुअल थेरेपिस्ट लोग वहाँ की मसल रिलीज करते हैं, कोलेजन फाइबर रिलीज करते हैं, उसके बाद बहुत अच्छा राहत मिलता है। ओके, मतलब ये सर्जरी की जरूरत नहीं है या फिर नहीं। क्या डिपेंड करता है पेशेंट के? विदाउट, पेशेंट टू पेशेंट डिपेंड करता है, लेकिन 90% लोगों को सर्जरी नहीं लगती है। ओके, क्या स्पाइन स्पेशलिस्ट बैक प्रॉब्लम्स को भी ठीक कर सकते हैं? यस, क्रोनिक बैक पेन, एक्यूट बैक पेन जो रहता है, कभी कभी कुछ पेशेंट को अभी दर्द चालू हो गया, हाँ हाँ हाँ। अच्छा उसने फिजियोथेरेपी या क्रायोप्रैक्टर सेशन ले लिया तो तुरंत ठीक हो जाता है। क्रोनिक पेन जो है बहुत दिन का पेन है, मोर देन 3 साल 4 साल का पेन है, वो भी आफ्टर मैनुअल थेरेपी के बाद बहुत अच्छा राहत मिलता है उसको और दर्द भी चला जाता है पूरा। स्पाइन स्पेशलिस्ट एक्सरे यूज करते हैं या फिर एमआरआई यूज करते हैं या फिर ये डिफर करता है पेशेंट टू पेशेंट? एले को हमारे क्लिनिक में हम लोग एक्सरे भी देखते हैं, एमआरआई भी देखते हैं और नर्वोस्कोप नाम का एक यूएस का मशीन है, वो सर्वाइकल से लेके कमर तक पूरा हम लगा के चेक करते हैं कि एक्चुअल अभी कितना टेम्परेचर है, ओके। नर्व का टेम्परेचर कितना है, इन्फ्लामेशन कितना है वहाँ पे। उसके बाद कुछ ब्लड टेस्ट भी करते हैं, उसमें ईएसआर, सीआरपी, यूरिक एसिड हम लोग चेक करवाते हैं, HLA-B27 का कुछ पेशेंट में देखते हैं कि बाम्बू स्पाइन है क्या नहीं। तो एमआरआई में लैटरल व्यू मिलता है, गादी कितना बाहर आया ये पता चलता है। एक्सरे में आपको रूट कॉज पता चलता है कि बोन आगे की तरफ चले गया, पीछे की तरफ चले गया, राइट साइड चले गया, लेफ्ट साइड चले गया, कौन सा पैर ज्यादा दर्द कर रहा है, ये एक्सरे से ही पता चलता है। ओके, मतलब ये पेशेंट टू पेशेंट डिफर करता है। यस। ओके ओके। ये कायरोप्रैक्टिक का रोल क्या होता है? आजकल मैंने बहुत सारे सेलिब्रिटी को देखा है, मैंने मतलब बहुत ऐसे वीडियोस भी देखे मैंने। इसका रोल क्या होता है, इसका बेनिफिट्स क्या होता है, वो बताओ। क्रायोप्रैक्टर की अभी चलती है, हाँ। मैं इसे बोलता हूँ क्योंकि क्या होता है आज बहुत लोगों को अच्छा लगता है कि मान गर्दन में मोड़ लूँ, कमर में मोड़ लूँ, तो क्रायोप्रैक्टर इज अ बोन सेटिंग। क्रायोप्रैक्टर में क्या किया जाता है, जो बोन मिस अलाइन हुआ है, जो वर्टेब्रल सेगमेंट मिस अलाइन हुआ है, जो हिप जॉइंट मिस अलाइन हुआ है, उसको खींच के उस जगह पे बैठाना, ओके बोन सेटर बोलते हैं हमारे मराठी भाषा में, हाड़ वैद्य ओके। उसको बोलते हैं। तो बेसिकली क्या होता है, जो हड्डी फिसल गई है, जो हड्डी आगे की तरफ चली गई, जो हड्डी कॉम्प्रेस हो गई, तो उसको हम डीकॉम्प्रेस करते हैं। ओके। डीकॉम्प्रेस हो गई है उसको कॉम्प्रेस करते हैं। तो बोन को रीअलाइन करना मतलब क्रायोप्रैक्टर है। ओके ओके। ये बच्चों के लिए कितना सेफ है? बहुत अच्छा सेफ है, कौन कर रहा है वो डिपेंड है। ओके, डॉक्टर पे डिपेंड है। ओके ओके। क्या होता है, जिनका अनुभव है, हाँ हाँ हाँ। जिन्होंने ज्यादा से ज्यादा पेशेंट देखे हैं, जो अच्छी तरह से पेशेंट की अच्छी तरह से डायग्नोस कर रहे हैं, और डायग्नोस करके आप ट्रीटमेंट दोगे तो उसके रिजल्ट काफी हद तक अच्छे आ जाते हैं। ओके ओके। और ये फीमेल लोगों को मतलब प्रेगनेंसी के टाइम पे या फिर पीरियड्स के टाइम पे क्या करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? देखो दर्द है हाँ और बोन फिसल गया है, हाँ हाँ। तो क्रायोप्रैक्टर करना है। ओके। मसल फिसल गई है, मसल का फाइब्रोसिस हुआ है, तो वहाँ पे फेशियल मैनिपुलेशन नाम का ट्रीटमेंट है। ये दोनों में क्या अंतर होता है? इधर मसल का रीअलाइनमेंट करते हैं, सॉफ्ट टिश्यू डीप टिश्यू का रीअलाइनमेंट, क्रायोप्रैक्टर में बोन का रीअलाइन करते हैं। दोनों अलग है। और उसके आगे अभी नया कंसेप्ट आया न्यूरोमेनिंजियल मैनिपुलेशन, उसमें नर्व को मैनिपुलेट करते हैं। ओके। और ये कितना जल्दी रिलीफ करता है बैक पेन के लिए, नेक पेन के लिए? सेम डे रिलीफ मिलता है। सेम डे? सेम आफ्टर सेशन के बाद आपको तुरंत पता चलता, पेशेंट खुद बोलता है कि मेरे को काफी राहत तक पेन कम हो गया। ओके। एक कायरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट कितना सेफ है स्लिप डिस्क के लिए? बहुत सेफ है सर। एक ध्यान में रखो, क्रायोप्रैक्टर आपको लगता है कि वो आवाज आता है ठुक, हाँ हाँ हाँ। पेशेंट को हम लोग जब रीढ़ का हड्डी मोड़ते हैं या रीढ़ का हड्डी रीअलाइन करते हैं क्रायोप्रैक्टर सेशन, तो जो आवाज आता है उसके वजह से कुछ लोगों को डराव महसूस होता है, लेकिन वो बहुत सेफ ट्रीटमेंट है। अच्छा क्रायोप्रैक्टर रहेगा तो वो अच्छा ही करेगा। ओके ओके। अच्छे हैंड से करना चाहिए। आजकल क्या हो गया है, क्रायोप्रैक्टर करने वाले इतने लोग हो गए, तो बेसिकली बहुत बार एक्यूरेसी जो है ना वो उसमें डिपेंड है।
ओके। और हैंड कैसा है क्रायोप्रैक्टर का, हम्म। वो कैसे कर रहा है, वो डायग्नोस कैसे कर रहा है, उसने सही मनके को अंदर डाला है क्या हम्म। गलत मनके को अंदर डाल दिया है। सही कर रहा है तो काफी राहत तक वो अच्छा है, गलत कर रहा है तो पेशेंट को कभी कभी वर्स भी होता है। ओके ओके। ये कायरोप्रैक्टिक पोस्चर करेक्शन के लिए भी मतलब क्योर हो सकता है, कर यस सकते हैं यस। क्या? लाइक डिजीजेस लाइक स्कॉलियोसिस और काइफोसिस। स्कोलियोसिस ट्रॉमेटिक स्कोलियोसिस है हाँ। या गादी बाहर आने की वजह से स्कोलियोसिस है वन साइडेड, तो ओके वो बहुत अच्छा राहत क्रायोप्रैक्टर से मिलती है। ओके, वो डिपेंड करता है फिर। डिपेंड पेशेंट टू पेशेंट करता है। ओके ओके। क्या रेगुलर कायरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट करने से स्पाइन रिलेटेड इश्यूज ठीक हो सकते हैं क्या? क्रायोप्रैक्टर जो है वो बेसिकली हर एक बीमारी में चलता है एक्चुअली, पर ओके इंडिया में वो ट्रेन नहीं है अभी तक। ओके। इंडिया में पता ही नहीं है लोगों की क्रायोप्रैक्टर, लोगों को लगता है कि सिर्फ पीठ दर्द के लिए है क्या, हम्म। सिर्फ नेक पेन के लिए है क्या। तो क्रायोप्रैक्टर एक्चुअली हम लोग माइग्रेन में भी करते हैं, जिनको आइज का प्रॉब्लम है, जिनको कम सुनाई देता है, जिनके मुंह ओपन नहीं होते, ओरल वर्क कैविटी कम है, आ करने के बाद आ बड़ा नहीं होता है, ओके तो उसमें भी बहुत बार क्रायोप्रैक्टर का रोल अच्छा है। उसमें बहुत बार बाकी शोल्डर पेन में क्रायोप्रैक्टर बहुत काफ़ी, एल्बो पेन, रिस्ट जॉइंट का पेन रहता है पेशेंट में, तो उनमें क्रायोप्रैक्टर का अच्छा रोल है। घुटनों में क्रायोप्रैक्टर का अच्छा रोल है। सभी जॉइंट्स जो है, सभी जॉइंट्स मतलब पूरे शरीर में जितने भी जॉइंट्स है, जहाँ जहाँ पे दर्द होता है वहाँ पे क्रायोप्रैक्टर का बहुत अच्छा रोल होता है। ओके। और वो ये पेन ज्यादा कम करता है, वो हम्म। पेन कम करता है, टिंगलिंग कम करता है, और मोटिलिटी और मोबिलिटी बढ़ाता है। मोटिलिटी मोबिलिटी और पूरा रेंज जो है, मोशन जो है। कभी कुछ पेशेंट का देखो हाथ ऐसे होते हैं, कुछ पेशेंट के हाथ ओपन नहीं होते जल्दी, हम्म। उसमें भी बहुत अच्छा राहत क्रायोप्रैक्टर से मिलता है, मतलब रेंज बढ़ाता है। ये ज्यादा यूज करने से कुछ होता नहीं है ना शरीर को अपने? ज़्यादा यूज करने से, ज्यादा ट्रीटमेंट लेने से? ज़्यादा ट्रीटमेंट लेने से मैं बोलूँगा कि अच्छा क्रायोप्रैक्टर से अच्छी ट्रीटमेंट लेंगे हम्म। तो वो राहत काफ़ी अच्छी मिलेगी। ओके गलत ओके। लोगों के पास ट्रीटमेंट लोगे और गलत क्रायोप्रैक्टर या नया कुछ अभी जस्ट सीखा है और वो क्रायोप्रैक्टर अभी ट्रीटमेंट दे रहा है, तो बहुत बार वो ट्रीटमेंट देने की वजह से नुकसान होता है। ओके। तो एक अच्छा क्रायोप्रैक्टर चाहिए जो अच्छा आपको डायग्नोस कर रहा है, जो एक्यूरेट आपको देख रहा है कि आपका रेंज कैसे है, आपका प्रॉब्लम को समझ ले रहा है, आप वो समझ में उसको आ रहा है कि सच में पेन कहाँ पे है और किस तरह का पेन है। ओके फोल्डिंग पेन है, अनफोल्ड पेन है, रिट्रैक्शन करना है वहाँ पे, या स्टेबलाइज करना है, वो उसको ध्यान में आना चाहिए। ओके। बहुत बार क्या होता है अभी आजकल कुछ लोग 2-3 दिन का कोर्स करके भी क्रायोप्रैक्टर बन गए, तो उसके वजह से ओके। भी पेशेंट में वर्स होते हैं कुछ कुछ। मेरे पास एक पेशेंट दिल्ली में जाके आया क्रायोप्रैक्टर लेके, उसका पूरा रिबकेज नीचे आ गया था। रिप केस क्या होता है? रिब केज मतलब हम लोग जो सांस लेते हैं, सांस छोटे लंग है, लंग हाँ के ऊपर जो रिब केज रहता है, हाँ रिब हाँ। केज जो है वो पूरी फिसल गई थी रीढ़ की, ओके। वो पूरा रिब केज ही उसका नीचे आ गया था और खड्डा गिर गया था उसको। बाप रे। मतलब सीवियर पेन हो गया था बिकॉज ऑफ क्रायोप्रैक्टर, गलत क्रायोप्रैक्टर का सेशन दिया था। एक पेशेंट आया था, उसका कमर में दर्द बहुत था, तो वो क्रायोप्रैक्टर के पास चले गए दिल्ली में, और दिल्ली में जाने के बाद उसने क्रायोप्रैक्टर के 10 सेशन लिए, ओके और आने के बाद सीवियर टिंगलिंग, सीवियर पेन स्टार्ट हो गया। जो पेन उसको 30% था वो वर्स होकर 100% पेन आ गया। तो एक ध्यान में रखना है कि डॉक्टर कैसे चेक कर रहा है क्रायोप्रैक्टर, वो एक्सरे आपका देख रहा है क्या, हम्म। वो सेशन लेने के बाद आपको राहत मिल रही है तो वो अच्छा क्रायोप्रैक्टर है। ओके। और ये स्टार्टिंग के फर्स्ट सेशन से आपको राहत मिलती है? फर्स्ट डे आपको राहत मिलता है, ओके ओके। उससे आपको पहचान है। गलती से आपको लग रहा है कि फर्स्ट सेशन में नहीं राहत मिली तो अपन सेकंड सेशन जा रहे हैं, थर्ड से, ऐसे मत करो कभी भी। ओके ओके, मतलब फर्स्ट सेशन से आपको मतलब ऑलमोस्ट सब दर्द क्योर हो जाता है? पहले सेशन में कम से कम 30-70% दर्द कम हुआ है तो वो अच्छा क्रायोप्रैक्टर है। ओके। ये साइटिका डिस्क हर्निशन क्या होता है? साइटिका ये बहुत कॉमन बीमारी है, जैसे हमारे सर्दी खांसी होती है वैसे फीवर जैसे होता है, वैसे साइटिका के पेशेंट आज बहुत दिखाई देते हैं। ओके। साइटिका के जितने भी रुग्ण हैं हाँ तो हाँ। उन्होंने ये पॉडकास्ट तो देखना ही देखना है और शेयर भी करना है लोगों को, क्योंकि ओके। बहुत इंपॉर्टेंट बात है साइटिका। आजकल क्या हुआ है कि साइटिका मतलब क्या है, तो साइटिक नर्व जो है, जो सैक्रम प्लेक्सस से चली जाती है वो पैर तक चली जाती है, तुम्हारे टोस तक। ओके। और वो नर्व जो है वो
फिसल जाती है, रीढ़ की हड्डी फिसल जाती है, स्लिप डिस्क हो जाती है, और उसके वजह से फिसल जाने के बाद बहुत बार पेशेंट को दर्द चालू होता है। ओके। और वो दर्द कुछ पेशेंट में बटक्स में रहता है। बटक्स मतलब? बटक्स मतलब रीढ़ की हड्डी के नीचे का भाग, हम ओके। जहाँ पे बैठे हैं वो बटक्स है। ओके। हाँ, बटक्स में पेन रहता है, कुछ पेशेंट में कुल्लियों में पेन रहता है, हम्म। कुछ पेशेंट में थाइज में पेन रहता है, कुछ पेशेंट में हैमस्ट्रिंग में पेन रहता है, ओके। कुछ पेशेंट में तो सीवियर गैस्ट्रोनिमियस मसल के ऊपर पेन रहता है, पिंडलियों में सीवियर पेन रहता है साइटिका में, ओके। और पेशेंट चल नहीं पाता है, रोता है, एक अंग से दूसरे अंग पे होने के लिए बहुत तकलीफ होती है। हाँ हाँ। पेशेंट को चलने को 2 मिनट 5 मिनट चलने के बाद सीवियर पेन चालू होता है। तो उस कंडीशन में साइटिक नर्व जो है वो वहाँ पे पिंच हो जाती है। और ये उस किस वजह से होता है साइटिक? साइटिका होने का पहला रीजन है, एक तो झटका बैठना, या रीढ़ की हड्डी फिसल जाना, ओके। या एक्सीडेंटल ट्रॉमा होना, या दिवाली और दशहरे जैसे सन में घर में बहुत लड़कियां या औरतें हैं, सब घर निकालती है साफ सफाई को, और उसके वजह से बहुत बार साइटिका का तकलीफ होता है। ओके। हमारे जेंट्स भाई बहन जो है वो कभी कभी सिलेंडर उठाने को जाते हैं, उसके वजह से साइटिका होता है। कुछ हमारे भाई लोग हैं वो डेड लिफ्ट मारते हैं आजकल इंस्टाग्राम देख के, उसके बाद साइटिका तो पेशेंट तो बढ़ गए। ओके। कुछ हमारे वर्क फ्रॉम होम करने वाले हैं, ज़्यादा देर बैठते हैं, हम्म। गलत टिपॉय लेते हैं, गलत टेबल इस्तेमाल करते हैं, बहुत बार गलत बैठने के वजह से साइटिका होता है। बहुत सीए लोग, हम लोग ऑडिट के दिन में उनको साइटिका हो जाता है क्योंकि 12-12 18-18 घंटे वो लोग बैठते हैं। ओके। ओके। साइटिका स्लिप डिस्क में इंटरकोर्स करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है। ये देखो, जैसे अन्न की भूख लगती है, जैसे पानी की प्यास लगती है, वैसे सेक्सुअल इंटरकोर्स का भाव जो है, हस्बैंड और वाइफ को दोनों को भाव है ओके। तो ही सेक्सुअल इंटरकोर्स करना चाहिए। ये आयुर्वेद ग्रंथों में लिखा है। एक जन को भाव है और दूसरे को भाव है ही नहीं तो उससे बीमारियां होगी। ओके। और पहली बात है कि जिनमें साइटिका स्लीप डिस्क जिनमें हो, स्टिफनेस नहीं है और दर्द नहीं है, तो उस समय आप इंटरकोर्स करो। लेकिन दर्द है, स्टिफनेस है, तो वो जाने के बाद फिर स्टार्ट द इंटरकोर्स और स्टार्ट द बेबी प्लानिंग। बहुत बार ओके। बेबी प्लानिंग के लिए लोगों को मैंने देखा है, बहुत बार मेरे पास जस्ट शादी एंगेजमेंट हो गई है, लड़की को साइटिका का तकलीफ डायग्नोस हुआ है, एमआरआई निकाला L4 L5, आज समाज के लोग ऐसे हैं कि उनका शादी तोड़ दिया उन्होंने। वो सब लड़की के घर वाले जो है, जो बॉय के घर वाले जो थे, सभी हस्बैंड के घर वाले आके पूछने लगे कि वो काम करेगी क्या नहीं, आगे बच्चे हो गए क्या नहीं। एक ध्यान में रखो, ये पॉडकास्ट में पहले सबको मैं बताता हूँ, साइटिका ये नॉर्मल बीमारी है। ऐसा नहीं है कि उनको बच्चे नहीं हो जाएंगे, ऐसा नहीं कि वो लड़की वापस काम नहीं कर पाएगी। उसका बेचारी का जो मनोभाव जो है वो इतना खराब हो गया उसके बाद कि वो 6 से 7 महीने उसको नींद नहीं आती थी उसके बाद। और उसके बाद उसका 8 से 10 किलो वजन कम हो गया। क्या होता है, इमोशनल जब आदमी चला जाता है डिप्रेशन में, तो उससे बाहर निकलना बहुत बड़ी बात रहती है। तो एक ध्यान में रखना कि साइटिका और स्लिप डिस्क के वजह से शादी को ये करना, तोड़ना, ये बहुत गलत बात है और ये नहीं होना चाहिए सोसाइटी में, ये बहुत गलत है। तो एक ध्यान में रखो, उसकी शादी अभी अच्छी हो गई, अच्छे घर में हो गई, और उसको लड़का भी अभी परसों हो गया। तो एक ऐसा नहीं है कि काम नहीं कर पाएगा या लड़के नहीं होंगे, लड़कियां नहीं होगी, तो ये दिमाग में से निकाल दो सभी लोगों ने। ओके। ये वेट लॉस ये जनरली लड़कियों में होता है फिर आम बात है, मतलब ये होता ही है लड़कों में भी? नहीं, साइटिका में वेट लॉस नहीं होता है, ओके। वो उसका और डिप्रेशन से डिप्रेशन के ओके वजह ओके से वो वेट लॉस हो गया उनमें। ओके ओके ओके। सर्वाइकल प्रोट्रूजन क्या होता है? सर्वाइकल पोट्रूजन जो है, उसमें सर्वाइकल में 7 रीढ़ की हड्डी होती है। दो सर्वाइकल जो 6 और C7 में ज़्यादा कर पोट्रूजन मिलता है। दो हड्डी में से जो गादी है वो फिसल जाती है, और फिसल जाने के बाद बहुत बार कभी कभी पेशेंट का जुगुलर आर्टरी जो है वो दब जाती है, और उसमें पेशेंट को डिजीनेस आता है, चक्कर आती है। कुछ पेशेंट में लगता है कि मैं खुद घूम रहा हूँ, कुछ पेशेंट में लगता है कि सामने वाला सब घूम रहा है। तो और कुछ पेशेंट में फिर मूंगी आती है हाथों में, झिंझनाहट होती है, कुछ पेशेंट में नमनेस आता है,
कुछ पेशेंट में सीवियर पेन रहता है, वो जब भी पेशेंट गर्दन हिलाएगा तो सीवियर पेन रहता है, तो वो सब कुछ विदाउट ऑपरेशन मैनुअल थेरेपी से पूरा ठीक होता है। ओके, ओके। और ये सब पार्ट है सर्वाइकल प्रोट्रूशन में, जो आपने नेक पेन बोला, यस, ये सब? इसमें सब अलग अलग सिम्टम्स होते हैं, ओके, हर ओके। एक पेशेंट में आपको अलग अलग सिम्टम दिखाई देंगे। आपने मैनुअल थेरेपी बहुत बार बोला है, मैंने बहुत बार सुना है, तो ऑपरेशन और मैनुअल थेरेपी में ऐसा क्या फ़र्क है? ये देखो, ऑपरेशन जो करते हैं आज एलोपैथी सर्जन्स लोग, डिसेक्टोमी, लैमिनेक्टोमी, फिक्सेशन सर्जरी करते हैं, उसमें दो वर्टेब्रल सेगमेंट में से जो गादी बाहर आई है, हुँ, हुँ। गादी जो स्लिप हो गई है, उसको ऑपरेशन करके ये लोग कट करते हैं, ओके। लेकिन वो अंतर नहीं बढ़ाते, हुँ, हुँ। रूट कॉज को ठीक नहीं करते। बहुत बार कभी कभी लोगों को लगता है कि मेरा स्टीनोसिस का ऑपरेशन हो गया तो मेरे को अच्छा लगेगा, तो कुछ दिन तक, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने तक वो ठीक रहता है, गादी वापस बाहर आती है फिसल के, क्योंकि वो अंतर कम रहता है। ओके। वो गादी बाहर आने के वजह से वापस पेशेंट को टिंगलिंग सेंसेशन, दर्द चालू होता है। कुछ पेशेंट में एक ही महीने में ऑपरेशन किया तो भी दर्द चालू होता है। तो मैनुअल थेरेपी में क्या करते हैं हम लोग, रीअलाइन द मसल, रीअलाइन द फेशिया, रीअलाइन द स्ट्रक्चर, एवरी स्ट्रक्चर को रीअलाइन करते, रूट कॉज को ठीक करते, एक्यूरेसी डायग्नोसिस में रहती है कि एग्जैक्ट पेन किस वजह से है। हुँ, हुँ। ऑलवेज एमआरआई को ठीक नहीं करते, आज एलोपैथी डॉक्टर एमआरआई को ठीक कर रहे हैं, और मैनुअल थेरेपिस्ट जो है वो पेशेंट को ठीक कर रहा है, ओके। क्योंकि वो रूट कॉज ढूंढता है कि एक्चुअल रूट कॉज कहाँ पे है। बहुत बार पेशेंट मेरे पास महीने में कम से कम 20 एक पेशेंट ऑपरेट करके हुए मेरे पास पेशेंट है। केस स्टडी के बारे में थोड़ा-सा बताया, थोड़ा-सा एक्सपीरियंस आपका शेयर कीजिए उसके बारे में। पहली बात मैं बताता हूँ, एक पेशेंट मेरे पास पंढरपुर से आया था, उसके थाइज में बहुत पेन था। ओके। थाइज का जो भाग है एंटेरियर 1/3 पार्ट में पेन था, और कमर में 20 to 30% पेन कमर में था, 70 to 80% पेन ये थाइज में था। हुँ। मैंने उनका एमआरआई देखा, एक्सरे देखा, एक्सरे देखने के बाद मैंने पूरा क्लिनिकल असेसमेंट किया। क्लिनिकल असेसमेंट करते समय रीढ़ की हड्डी में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं था, मेरे को नहीं मिला। हुँ, हुँ। उसके बाद मैंने उनको पीठ के ऊपर सुलाया और कपड़े ऊपर लिए, तो उनका एक ऑपरेशन का मार्किंग था वहाँ पे। उन्होंने हर्निया जो रहता है ना, हुँ, हुँ। हर्निया का ऑपरेशन किया था। तो हर्निया का ऑपरेशन करने के बाद मैंने उनको पूछा जस्ट कि ये हर्निया का ऑपरेशन कब हुआ है, वो बोले 2 साल पहले हुआ है। आपको पेन कब से है, तो बोले 2 साल से है। ओके, तो मैंने पूछा फिर आपको पेन ये ऑपरेशन करने के बाद स्टार्ट हुआ क्या, कमर का, थाइज का पेन? ओके। वो बोले यस। ऑपरेशन कॉजेज़ था। हाँ, ओके। तो फिर मैंने इस्तम नाम का एक ट्रीटमेंट है हमारे यहाँ पे, वो इस्तम नाम का ट्रीटमेंट उधर किया, जिसमें हम कैलोजन फाइबर रिलीज करते हैं, फेशिया रिलीज करते हैं, मसल को रीअलाइन करते हैं। जब भी डॉक्टर ने हर्निया का ऑपरेशन किया, वो मसल सिलाते हुए एक फेशिया इतना सिलाया कि जो थाइज में से जो मसल जा रही है उसको ऊपर की तरफ खींच लिया था ज़्यादा से ज़्यादा, ओके। और वो पूरा अंदर चली गई थी, और उसके वजह से उनको दर्द था, ऐसा मेरा डायग्नोसिस था। हुँ, हुँ। तो मैंने उधर के मसल सब रिलीज किए, और रिलीज करने के बाद फेशिया रिलीज किया, उधर 2-4 ट्रीटमेंट मैंने दिए, और देने के बाद उनका पेन पूरा चले गया। हुँ, हुँ, हुँ। तो उनको प्रॉब्लम क्या थी, तो वो सोते समय उनको रात को सीधा नहीं सोते थे, वो कुर्सी पर बैठ के हर रोज ऐसा सोते थे 1.5-2 साल से, क्योंकि ओके। सो गए पीठ के ऊपर तो तुरंत थाइज में सीवियर पेन था। तो मैंने उनको बोला कि ये स्पाइन का प्रॉब्लम नहीं लग रहा है, मेरे को ये प्रॉब्लम लग रहा है, तो मैं इस हिसाब से ट्रीटमेंट दे रहा हूँ, अच्छा लगा तो ठीक है, नहीं तो आप दूसरे डॉक्टर को दिखाना। हुँ। ऐसा बोल के मैंने वो ट्रीटमेंट दे दी मेरे तरफ से। हुँ, हुँ, हुँ। और ट्रीटमेंट देने के बाद दूसरे दिन सुबह ही 9 बजे वो आ गए मेरे क्लिनिक में पंढरपुर से। ओके। और आने के बाद मेरे को लगा कि दर्द बढ़ गया है क्या, क्या है, मैं थोड़ा हुँ। कंफ्यूज हो गया, और वो आने के बाद तुरंत अंदर आ गए, और मेरे पैरों में पैर पड़ गए। अरे बाप रे! और पैर पड़ने के बाद मैंने पूछा क्या हो गया, वो बोले मेरे पिताजी ने बोला है तू 3 साल सोया नहीं है, कल रात को तू सीधा सो गया। ओह वो वाह! पंढरपुर का जो विठोबा है, पांडुरंग है, वो हुँ। पुणे में है तेरा, और वो तू पुणे में जाके उनका पैर पड़। हुँ। तो एक मेरे लाइफ में बहुत अच्छा डायग्नोसिस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप डायग्नोसिस
गलत करोगे तो ट्रीटमेंट सब गलत हो जाती है। 2 दिन पहले एक पेशेंट आई थी, बॉम्बे से आई थी, बदलापुर से। ऑपरेशन हुआ था उनका। ऑपरेशन स्पाइन के रीढ़ की हड्डी का हुआ है, डिस्क कट किया डॉक्टर ने, और उसके बाद 1 महीने के बाद मेरे पास आ गए। और आने के बाद मैंने पूरा चेक कर दिया। चेक करने के बाद हमने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। और ट्रीटमेंट स्टार्ट करने के बाद वापस जब मेरा ट्रीटमेंट का समय है, उस समय वो मेरे पास आ गया। मैंने अगेन वापस पूरा चेक किया। चेक करने के बाद उसको डिस्क हर्निएशन था, L4 L5 डिस्क हर्निएशन ऑन द राइट साइड, राइट पैर दर्द कर रहा था। उसके साथ उसको हिप बॉल नीचे आ गया था। ये बोल क्या होता है? हिप फीमर का हेड, ओके। फीमर का हिप बॉल में फीमर का हेड रहता है, वो फीमर का हेड पूरा उसका नीचे आ गया था। उसके वजह से भी दर्द था। और तीसरी बात है, उसके घुटने के पीछे एक कैलोजन फाइबर की गुठली बन गई थी, लिम्फ नोड बन गया था एक तरह का। तो ये तीनों चीजें उस पेशेंट में थे, क्योंकि उसने मेरे आने के पहले कम से कम 15-16 फिजियोथेरेपिस्ट को दिखाया था, 8-9 एलोपैथी डॉक्टर को दिखाया था। सब लोगों ने ऑपरेशन ऑपरेशन बोला, लेकिन मैंने उसको ट्रीटमेंट दिया। वो उसका घुटना जो बेंड हो रहा था, कमर टेढ़ी हो गई थी, पूरी कमर सीधी हो गई फर्स्ट सेशन के बाद, और दर्द पूरा चला गया। मतलब ये कहने का मेरा ये तात्पर्य है कि डायग्नोसिस जो है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है स्पाइन के डिसऑर्डर में। बहुत बार कभी कभी क्या रहता है, पेशेंट का पेट साफ नहीं होता है, कॉन्स्टिपेशन रहता है, पेट जोर लगा के मोशन के लिए लोग सुबह जाते हैं, उसके वजह से भी पीठ दर्द रहती है। कुछ पेशेंट में किडनी स्टोन रहता है, और किडनी स्टोन की वजह से पीठ दर्द रहती है। कुछ पेशेंट में मसल का इम्बैलेंस रहता है, उसके वजह से पीठ दर्द रहता है। कुछ पेशेंट में बार बार बुखार आता है, उस वजह से पीठ दर्द रहता है। कुछ पेशेंट में टेलबोन हिल जाता है, उसके वजह से हिल पेन रहता है, तो उसके वजह से पेन रहता है। तो हमेशा मेरा ये कहना है कि 19 साल का एक्सपीरियंस मेरा ये है कि डायग्नोसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द स्पाइन डिसऑर्डर। आज बहुत बार क्या होता है, लोग एक्सरे और एमआरआई को ठीक कर रहे हैं, पेशेंट को ठीक नहीं कर रहे। मेरा कहने का तात्पर्य है कि पेशेंट ठीक से देखना चाहिए। जो भी पेशेंट आता है वो ठीक से आप देखोगे, उसका लेगलेन टेस्ट देखोगे, जिलेट टेस्ट देखोगे, पूरा पेशेंट ठीक तरह से केस टेकिंग लेंगे, उसका पेन कैसा है, फोल्डिंग पेन है, अनफोल्डिंग पेन है, सिलेंड्रिकल पेन है, वो पेन भी पता होना चाहिए कैसे है, कब आता है, सुबह उठने के बाद आता है, खाना खाने के बाद आता है, रात को सोते समय आता है। वो सभी का मुद्दे ध्यान में रख के वो कैसे, उसका जॉब प्रोफाइल कैसे है, उसके मम्मी पापा को कौन से बीमारियां है क्या, उसका जन्म होते समय, बर्थ होते समय उसको कुछ बीमारियां थी क्या, उसके फैमिली रिलेशन कैसा है, उसके वो कभी एडमिट हो गया है क्या, वो सब देख के एक डायग्नोसिस करना चाहिए कि एक्चुअल पेशेंट का पेन और एक्चुअल डायग्नोसिस क्या है, और उसके बाद कस्टमाइज ट्रीटमेंट देंगे तो पेशेंट ठीक हो जाते हैं। तो स्पाइन डिसऑर्डर में एक ध्यान में रखना है कि कस्टमाइज ट्रीटमेंट आप देंगे तो उसके रिजल्ट 100x बढ़ जाते हैं। एंड गाइज, इट्स अ रैप फॉर दिस अमेजिंग पॉडकास्ट विद विराज भंडारी सर। हमें बहुत अच्छा लगा आपसे साथ बातें करके, हम आपके साथ जो इतना अपने नॉलेज हमें शेयर किया, बहुत अच्छा लगा हमें, हमारे ऑडियंस को भी बहुत अच्छा लगा है। और जाते जाते आप हमारे ऑडियंस को क्या बताओगे? सब ऑडियंस को मैं यही बोलूँगा कि ये पॉडकास्ट देखो, शेयर करो, और जो भी पेशेंट ऑपरेशन के लिए जिनको बोला है, उनका ऑपरेशन बचाने के लिए एक आपका भी हाथ बढ़ाओ कि एक ऑपरेशन आपके वजह से बच जाए। पॉइंट है। और दूसरी बात है, आप भी खुद घर पे एक्सरसाइज चालू करो। मेरे यूट्यूब चैनल है डॉक्टर विराज भंडारी स्पाइन क्लिनिक नाम से, उधर जाके चैनल पे मंडे योगा, वेडनेसडे योगा, फ्राइडे योगा, आपको छोटी छोटी आपको कुछ वीडियो चाहिए और कुछ नए वीडियो बनाने हैं आपके कुछ बीमारी के लिए, तो मेरे को बोलो, वो भी लोग हम नए वीडियो आपके लिए बनाएंगे। और जो भी जिसको भी ज़रूरत है जिस चीज़ की, वो बनाने की हम लोग कोशिश करेंगे। सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबकी सभी प्रकार की बीमारियां कम होती जाए, ये भगवान के पास मैं प्रार्थना करूँगा। एंड गाइज, डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू एवरीवन।